एवरीवन, मैं डॉक्टर आर के मुदगिल, प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आज आप तमाम लोगों के बीच आने का जो मकसद है वो साफ सा है। अभी पीछे ही एक फिजियोथेरेपी की जो हमारे आप प्रोफेशन में अपने आप को स्वयं को देवी की संज्ञा देती हैं, उन महान फिजियोथेरेपी चिकित्सिका ने एक अपना इंटरव्यू उन्होंने बेसिकली दिया था और यूट्यूब वीडियो के माध्यम से तमाम लोगों के बीच कुछ सवालों के उन्होंने जवाब दिए थे। तो बड़ी अच्छी बात है, लोगों के सवालों के जवाब देने चाहिए, लेकिन ये बुरा तब हो जाता है कि जब वो सवाल आपके अपने बनाए हुए हों और उनका जवाब आप अपने हिसाब से दे दें। मैंने उनको एक बार इनवाइट भी किया था कि वो कभी आएँ, किसी ओपन प्लेटफॉर्म पर आमने सामने बैठकर कभी बात करें, लेकिन शायद अभी मैं इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ और वो काफ़ी बड़ी हैं, तो उन्हें शायद ये सही नहीं लगा होगा, इसलिए वो मेरे सवालों के जवाब देने के लिए सामने नहीं आई और शायद वो आएंगी भी नहीं, क्योंकि उनका मानना ये है कि फ़ेसबुक पे किए गए किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देती है। तो दोस्तों, आज उनके जो सवाल थे उन्हीं पे कुछ चर्चा मैं यहाँ आप लोगों के बीच करने के लिए आया हूँ। और एक चीज़ मैं और भी यहाँ आप लोगों को क्लियर बता दूँ, क्योंकि जब सवाल काफ़ी सारे थे उनके, तो जवाब भी उन्होंने अपने हिसाब से दिए, उसमें किस तरीके से चीज़ें उन्होंने मोल्ड की, मॉडिफाई की। हाँ, खैर वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका थॉट प्रोसेस है, उनका पर्सपेक्टिव है। जिस भी वे में उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को उन्होंने रिप्लाई करने की कोशिश की और बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए, मैं इसको एग्री करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब कभी हम लोग संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं, अपने विचार रखते हैं। लेकिन उन तमाम सवालों को लेके मेरा भी अपना एक पर्सपेक्टिव है, मेरी भी अपनी एक विचारधारा है और मेरी भी इच्छा है कि मैं उन सवालों के जवाब अपने नज़रिए से, क्योंकि जो मैं सोचता हूँ मैं अपने तो नज़रिए की बात रखना ही चाहता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि मैं वो यहाँ रखने के लिए इस वीडियो में आप तमाम लोगों के बीच आया हूँ। और मैं एक चीज़ और भी यहाँ कहना चाहूँगा कि इसमें वो तमाम लोग इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं जिनका ऐसे एसोसिएशन या एसोसिएशन के अंदर होने वाले जो काम वो डेमोक्रेटिक हैं या अनडेमोक्रेटिक हैं, पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रॉपर है कि नहीं है। ऐसे अगर किसी मामले में उन लोगों की दिलचस्पी ना हो तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, क्योंकि ये तमाम वीडियो इन्हीं बातों पर केंद्रित है। थोड़ा लंबा भी हो सकता है, लेकिन ये इन्हीं बातों पर केंद्रित है कि क्या हम एक सही दिशा में जा रहे हैं, क्या हमारा राष्ट्रीय संगठन जिसको हम IAP के नाम से जानते हैं, क्या वो सही दिशा में जा रहा है। बतौर एक फिजियोथेरेपिस्ट जो मुझे लगता है वो मैं यहाँ रखना चाहता हूँ। कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, आप बता सकते हैं, अगर आपको लगता है सही दिशा में जा रहा है तो डेफिनेटली आप ज़रूर लिखें, कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको लगता है नहीं जा रहा तो आप वो भी बता सकते हैं। तो आइए अब ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए सीधा शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को, और इसमें देखते हैं कि उन सवालों के हमारे जो फिजियोथेरेपी की प्रोक्लेम्ड जो अपने आप को देवी बुलाती है उन्होंने क्या जवाब दिए हैं और कैसे उन जवाबों से कुछ हद तक मैं सेटिस्फाई हूँ और मैं नहीं भी हूँ। और यहाँ मैं कौन हूँ, मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। जब आप मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट की नज़र से देखेंगे तो शायद आपको मेरे तमाम सवाल, तमाम जवाब अच्छे लगेंगे। लेकिन अगर आप इसको इस तरीके का नाम देना चाहेंगे कि आप कोई पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं या कोई राइवलरी है आप दोनों के बीच में, तो मैं यहाँ एक चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दूँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत से मौक़ों पर हम हमेशा साथ रहे हैं और आगे भी अगर किसी भी मौके पर, किसी भी प्रोफेशनल इशू पर मेरी कहीं ज़रूरत पड़ेगी, न सिर्फ उनको बल्कि संगठन को, मैं हमेशा की तरह तैयार रहूँगा। आइए दोस्तों शुरू करते हैं उन सवालों के साथ। तो इंटरव्यू तो आप तमाम लोगों को पता ही होगा कि कहाँ दिया गया था, और उम्मीद करता हूँ जिनको ना पता हो वो उसे सुन लें, और अगर ना इच्छा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि तमाम सवालों को मैं यहाँ दोहराऊँगा अभी, और वो जो जवाब वहाँ से आए थे मैं उन पर भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करूँगा, तो आप समझ सकते हैं कि मामला कहाँ चल रहा है। तो सबसे पहला जो सवाल था, तो मॉडरेटर साहिबा जो हमारी थी उन्होंने सवाल पूछा कि इफ़ वी इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ एसोसिएशन IAP हाउ इट विल हेल्प एसोसिएशन, प्रोफेशन एंड इंडिविजुअल। तो डेफिनेटली ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि किसी भी संगठन में जब लोग ज़्यादा जुड़ेंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इसको जानने की दिलचस्पी सभी की रहती है। तो इसके जवाब में हमारी जो फिजियोथेरेपी की देवी हैं उन्होंने एक जवाब दिया कि इट इज़ आवर एसोसिएशन with the sweat and bloods of seniors। तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि हाँ हमारी एसोसिएशन है, और इसको खड़ा करने के लिए बहुत सारे हमारे जो सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट थे काफ़ी उन्होंने नाम गिनवाए, और बड़ा अच्छा लगता है जब आप अपने सीनियर्स को याद रखते हैं, ऐसे लोगों को याद रखते हैं जिन्होंने इस
विशाल स्तंभ को, जिसको आप विशाल बोल रहे हैं, आज की डेट में खड़ा करने में मदद की है, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ साथ ही साथ एक बात और भी उठती है कि फिर अब आप जब इसको ये बोलते हैं कि ये आपके सीनियर्स के खून और पसीने की कमाई है, तो ये आपके नहीं, ये हमारे भी सीनियरों के खून के और पसीने की कमाई है, हम भी इसके पार्ट हैं। तो हमें भी इसके अच्छा और बुरा सोचने के लिए हमें भी परमात्मा ने दिमाग दिया है, हमें भी सवाल उठाने का हक दिया गया है, क्योंकि हम भी इसी परिवार के हिस्से हैं। फिर आप उसको अपोजिशन की तरह जो काउंट करते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ। आपने इसमें जवाब में बोला कि जब हमें कोई भी समस्या आती है तो एसोसिएशन हमारे साथ स्टैंड करती है। जब भी कोई पेरेंट्स किसी बच्चे का एडमिशन कराता है तो वो हैंडओवर करता है कॉलेज को और एसोसिएशन को, ताकि उस बच्चे का फ्यूचर बेटर हो सके। एसोसिएशन इज़ एक्ट लाइक अ गार्डियन। आपने ये जो बताया, तो इसमें यहाँ मैं एक चीज़ और भी कहना चाहूँगा कि बिल्कुल, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम आ रही है कि एक्ट लाइक ए गार्डियन तो है, वर्ड्स में तो है, बट ये एक्ट लाइक ए गार्डियन कहीं शो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि कहीं दिख नहीं रहा है। प्रॉब्लम ये है। आपने फिर इसके बाद इसमें थोड़ा सा कमेटी के बारे में भी बताया कि वी हैव 19 सेंट्रल कमेटी, 32 स्टेट चैप्टर्स, वी हैव डीन्स, वीसीज, एचओडीज, क्लिनिशियंस इन आवर टीम। बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है। इतने अच्छे अच्छे लोगों ने जुड़ के ये इतना बढ़िया पौधा जिसका नाम आईएपी है, आज जो वृक्ष के तौर पे हम सब देख रहे हैं ये खड़ा हुआ है, तो इतने अच्छे लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, शायद ये इसीलिए खड़ा हुआ है। लेकिन इतने अच्छे लोगों के बावजूद क्या लीडरशिप अच्छा है? क्या वो इन अच्छे लोगों का सही तरीके से यूटिलाइज कर पा रहा है? क्या वो इनके एक्सपीरियंस को प्रॉपर कहीं यूटिलाइज कर पा रहा है, या बिल्कुल हवा में सारी बातें हो रही हैं? ये एक बहुत जायज़ सवाल है जो शायद न सिर्फ मुझे बल्कि हम तमाम लोगों को पूछना चाहिए। इसी के जवाब में आपने एक बात और भी कहा कि विद द 50,000 मेंबर्स वी रेज वॉइस। आपने ये क्लेम किया है कि आपके पास 50,000 मेंबर हैं आपकी आईएपी संस्था में फ़िलहाल। और अब जब ये बात उठती है, उसमें साथ साथ आपने एक चीज़ और भी ऐड की कि ये हमारी आवाज़ उठाने का काम करती है एसोसिएशन, इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, इन फ्रंट ऑफ WCPT। तो यहाँ मैं एक चीज़ और क्लियर आपको बताना चाहूँगा साथियों कि ये जवाब तो बहुत अच्छी बात है, 50,000 मेंबर हैं, बड़ी खुशी की बात है। लेकिन जब आप बैलेट भेजते हैं, इलेक्शन के दौरान जब आप बैलेट भेजते हैं, सोचिएगा, आप गौर कीजिएगा, तो सिर्फ 45,464 45,464 पर्सनस को आप बैलेट भेजते हैं। उसके बाद आप बोलते हैं कि अनडिलीवर्ड बैलेट 13,016 जो है आपके अनडिलीवर्ड आ जाते हैं। उसके अलावा जो आप रिसीव करते हैं, प्रॉपर बैलेट आप रिसीव करते हैं पूरे देश से, वो कितना है? 2080। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपका जो इलेक्शन का आपने रिजल्ट डिक्लेयर किया उसका PDF बोल रहा है। तो आपने 2080 आपने टोटल बैलेट मिल रहा है आपको पूरे देश के 50,000 फिजियोथेरेपिस्टों से। तो क्या आपको लगता है कि आप सच बोल रहे हैं? कहाँ हैं ये लोग? क्यों नहीं वो बैलेट रिसीव हुए? या आपने भेजे ही नहीं? ये भी एक चर्चा का विषय हो सकता है। या भेजे तो कहाँ भेजे? क्योंकि इतना तो नहीं हो सकता कि 45,000 लोगों को बैलेट भेजा जाए और वापस सिर्फ 2,000 लोगों के आए। 50% लोगों ने भी वोट पोल नहीं किया है, जबकि काफ़ी लोगों ने कहा कि आप इलेक्शन को है ऑनलाइन मोड में कराएं, लेकिन आपने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि इस मोड में आपका कैश भी काफ़ी वेस्ट हुआ होगा, इलेक्शन पे एक्सपेंसेस भी हुए होंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं। इसमें भी आपने जब वोट काउंट किया, 2080 आपको वोट टोटल मिला, उसमें जब आपने काउंट किया तो क्या काउंट किया आपने कि 1844 CEC को वोट मिला। तमिलनाडु का अलग आपने मेंशन किया हुआ है 731, हरियाणा 59, यूपी 185। सेम इसी में ये तो था वोट काउंट जो वैलिड वोट्स थे। उसके अलावा इनवैलिड वोट थे जिसमें कोई साइन मिसिंग था या कोई और डॉक्यूमेंट नहीं लगाया एज पर आईएपी आपने जो बोला, उसमें आपने कहा कि जो सीईसी के लिए इनवैलिड वोट थे 238, तमिलनाडु 50, हरियाणा 8, यूपी 22। अब अगर मैं टोटल वैलिड और टोटल इनवैलिड का टोटल करूं तो आप देखिए कि मेरे पास यहाँ वैलिड वोट का जो टोटल है वो है 2819 और जो इनवैलिड वोट हैं वो हैं 318। अगर इन दोनों का आप टोटल करो तो आप समझ जाइए कि 3,000 से ऊपर फिगर चली गई है, जबकि आप बोल रहे हैं कि आपके पास सिर्फ 2,080 वोट आए थे। तो ये 3,000 से ऊपर क्यों चला गया? चलिए इसको एक दूसरे एंगल से सोचते हैं, क्योंकि मैंने जब इस पर चर्चा चली तो मैंने एक सीनियर से बात करने की कोशिश की और उन्होंने बताया कि जो सीईसी के सामने लिखा हुआ है सिर्फ आप उसको टोटल करें, क्योंकि वोट सारा का सारा वही था।
तो सीईसी के सामने जो लिखा है वो लिखा हुआ है टोटल वोट काउंट जो है 1844 1844, यानी कि सिर्फ इतनी वोटों ने पूरे देश के भविष्य का निर्धारण कर दिया। 45,000, यहाँ तो आप तो कह रहे हो 50,000, तो 50,000 मेंबर में से सिर्फ 1844 लोगों का वोट वैलिड है और उनका वोट ही पूरे देश के लिए निर्णायक साबित हुआ। ये कहाँ तक जस्टिफाई है, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। कोशिश कीजिए अगर आप समझा सकें मुझ जैसे आम से फिजियोथेरेपिस्ट को, क्योंकि हम समझना चाहते हैं, हम जुड़ना चाहते हैं। नेक्स्ट, आप कह रहे हैं कि इनवैलिड, अब यहाँ 238 इनवैलिड वोट हैं जो सीईसी के सामने लिखा हुआ है। अब एक चीज़ और भी आप सोचिए कि अगर मैं इनको दोनों को टोटल करूं, क्योंकि वैलिड और इनवैलिड को तो टोटल करना पड़ेगा ना, तभी तो टोटल रिसीव्ड वोट आएगा। तो जब मैं इसको टोटल करता हूं तो मेरा आंसर आ रहा है 2082 2082 और आपके पास रिसीव कितना हुआ था 2080। यहाँ भी 2 वोट ज़्यादा हैं श्रीमान, यहाँ भी 2 वोट ज़्यादा हैं। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आपका ही पीडीएफ जिस पे आपने रिजल्ट अनाउंस किया है वो बोल रहा है। तो अब आप बताएं कि ये इलेक्शन क्या फेयर था, जिसके टोटल में भी मैच नहीं हो रही हैं चीज़ें। अगर सारा टोटल करो तो 3,000 से ऊपर फिगर जा रहा है, सिर्फ अगर सीईसी का भी टोटल करो तो आपका फिगर में फिर भी 2 की वेरिएशन है, और वो 2 को भी इग्नोर कर दो तो टोटल ही वेरिएशन है। 50,000 में से कितने लोगों ने वोट किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने कहा कि आपके पास 19 सेंट्रल कमेटी है, 32 स्टेट चैप्टर हैं, जबकि आपका रिजल्ट ये नहीं बोल रहा है। मैंने उसको चेक कर लिया है। उस रिजल्ट में आपको देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने जब इलेक्शन कराया तो आपने टोटल 19 स्टेट का इलेक्शन रिजल्ट आपने डिक्लेयर किया हुआ है। उसके अलावा जो आसाम, जम्मू कश्मीर और बाकी की चीज़ें बच गई हैं, वहाँ तो आपने खुद ही बॉडियाँ क्रिएट कर दी हैं, खुद से आप अपनी नॉमिनेटेड बॉडी ले आए हो। मतलब आप एक ही एसोसिएशन में 2 रूल फॉलो कर रहे हैं, इलेक्शन भी पैरेलली चल रहा है और नॉमिनेशन भी पैरेलल चल रहा है। तो ये कैसे पॉसिबल है, आप बताएं मुझे। आप इलेक्शन करा रहे हैं तो इलेक्शन कराएं, आप नॉमिनेशन करा रहे हैं तो नॉमिनेशन कराएं। मतलब ये तो ये हुआ कि आधा नॉमिनेशन आधा इलेक्शन। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। फिर आपने इसी इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में कहा कि आपके पास टोटल 5,000 ऑफिस बियरर, 5,000 ऑफिस बियरर हैं आप लोगों के पास। बहुत खुशी की बात है कि इतने ऑफिस बियरर हैं आपके पास। लेकिन जब आप इलेक्शन लड़ने गए थे तो आपके पास सीईसी में सिर्फ 53 नॉमिनेशन थे और स्टेट से 144 सिर्फ इतना ही था। उसके बाद विड्रॉल भी हुए हैं कुछ। विड्रॉल होने के बाद आपके पास सीईसी में कितना बचा 44, ओनली 44, और स्टेट में कितना बचा 143। ठीक है, उसके बाद कलेक्शन जब कैंसिलेशन जो आपने किया किसी के डॉक्यूमेंट देख के, तो सिर्फ स्टेट में कैंसिल हुआ, सिर्फ किसी एक बंदे का कैंसिल हुआ है, वो साथी जो भी होंगे उनको पता होगा। और उसके बाद अनअपोज्ड जो लोग जीते उसमें क्या है, सीईसी से 8 लोग और स्टेट से 100, यानी कि टोटल इलेक्शन जो हुआ सिर्फ कितने लोगों के बीच हुआ 42 स्टेट्स के जो पीपल थे उनके बीच इलेक्शन हुआ और 36। तो आप सोचिए कि 5,000 ऑफिस बियरर कहाँ से आ गए। 5,000 तो यार बैलेट नहीं आया हमारे पास, ऑफिस बियरर कहाँ से आ गए 5,000। ये क्या है, अलग ही माया चला के रखी है भाई आप लोगों ने। एक ही एसोसिएशन में 2-2 रूल चला के चले हैं आप। खैर ठीक है, मैं पहले भी सवाल उठा चुका हूं कि आपका मेमोरेंडम बोलता है कि एक बंदा 2 पोस्ट पे नहीं हो सकता। आपने वो भी अपने लिए सिक्योर रखा हुआ है। आप वुमेन सेल में भी हैं एज ए हेड प्राइमा फेसिया, और आप ट्रेजरर भी हैं। लेकिन उस पर तो खैर आपने अभी तक कोई प्रतिक्रिया दी ही नहीं है और पता नहीं आप देंगे भी कि नहीं देंगे। लेकिन ये कब तक चलेगा। आप जिस स्वेट और जिस ब्लड की बात करते हैं, क्या वो हमारे सीनियर्स का नहीं था? क्या ये एसोसिएशन हमारी नहीं है? और मैं ऐसे तमाम साथियों को भी कहना चाहूँगा जो लोग सिर्फ सुनते हैं, जो उनको भी सुनते हैं, जो मुझे भी सुनते हैं, और जो मन मन में सोचते भी हैं, लेकिन वो बोलेंगे कब यार। आप लोगों की एसोसिएशन है, आपके देश का मसला है, और आप लोगों को अपनी एसोसिएशन से प्यार नहीं है, कैसे चलेगा ये। सेकंड, किसी ने आपसे पूछा था कि प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन इन आईएपी क्या है, तो मेंबर कॉलेजेस और नॉन मेंबर कॉलेजेस का एक जिक्र आया। तो उसने कहा कि जब आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिल जाए तो आप अप्लाई कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है, ये मेंबर कॉलेजेस और नॉन मेंबर कॉलेजेस क्या है। ये तो मैं समझता हूँ कि कुछ साल पहले तक भी और अब तक भी शायद आप लोग कुछ कॉलेजेस को एफिलिएट करके उनको मेंबर कॉलेज डिक्लेयर करते हैं, और कुछ को एफिलिएशन जिनको नहीं होती उनको आप नॉन आईएपी एफिलिएटेड कॉलेज काउंट करते हैं, और इसलिए उनके बच्चों की जो उनसे पास आउट लोग हैं उनकी रजिस्ट्रेशन फीस भी आपने अलग अलग रखी हुई है।
लेकिन अब आप मुझे बताएंगे कि ये फैसला करने का हक आपको दिया किसने, आपको अथॉरिटी किसने दी? जब यूनिवर्सिटी ने कॉलेज को अप्रूव कर दिया तो आई थिंक बीपीटी दोनों कॉलेजेस से सिमिलर ही है। अब वो आपका एफिलिएटेड है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? और वो पता आप वेबसाइट से बता भी दोगे तो हु गेव यू राइट टू डू दैट? किसने आपको अथोराइज किया है इस चीज के लिए? आप एक एसोसिएशन है, जस्ट एन एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट। सेम इसी एक्ट के अंडर हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा 100 से ऊपर एसोसिएशन रजिस्टर्ड होंगी। सिर्फ फिजियोथेरेपी की भी मैं बात करूं तो 50-60 एसोसिएशन इजीली वहां मिल जाएंगी आपको, हर स्टेट में मिल जाएंगी आपको। HCAP इज आल्सो एसोसिएशन रजिस्टर्ड बाय द सोसाइटी एंड रजिस्ट्रार एक्ट। लेकिन एक एसोसिएशन को ये लीगल पावर कहां से आ गई कि वो किसी कॉलेज को एफिलिएट कर पाए या उसको इंस्पेक्ट कर पाए? यू आर नॉट ए काउंसिल, यू आर जस्ट एन एसोसिएशन। इट्स एन वर्क ऑफ काउंसिल टू डू रेगुलर इंस्पेक्शन, टू गिव एफिलिएशन। आपको किसने दिया? तो पहले आपने घर में ही ये फैसला किया, पहले 2 रूल बनाए इलेक्शन के लिए, फिर 2 रूल बनाया मेंबरशिप के लिए ताकि लोगों से ज्यादा फीस ली जा सके। सिंपल। भैया करते क्यों हो ऐसा? आप बोल रहे हैं कि जो मेंबर कॉलेज से वहां आप 6,000 रुपये मेंबरशिप फीस लेंगे और जो नॉन एफिलिएटेड IAP कॉलेजेस हैं उनके जो पास आउट है उनसे आप 8,000 फीस लेंगे। ये 2,000 का फर्क क्यों है? क्यों नहीं समझ में आ रहा आपको कि लोगों को जोड़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है बजाय इस बात के कि वो किस कॉलेज से हैं? क्योंकि UGC इज द होल सोल अथॉरिटी इन इंडिया। जब उसने एफिलिएशन दे दिया किसी कॉलेज को, उसने जब डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने अलाउ कर दिया किसी यूनिवर्सिटी को कॉलेज चलाने के लिए, कोर्स चलाने के लिए, तो आप कौन होते हैं ये बताने के लिए कि वो सही चला रहा है कि गलत चला रहा है? क्या आपके पास कोई लीगल पावर है? तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर कोई ऐसी लीगल पावर है तो ज़रूर बताएं हमें भी, ताकि हमारा भी नॉलेज कुछ बढ़ जाए। उसके बाद आपने बोला कि आजकल हम ऑनलाइन भी दे रहे हैं। खैर ये भी एक बहुत बड़ा झोल है कि बिना इंस्पेक्शन के आप लोग ऑनलाइन मेंबरशिप बांट रहे हैं, और कैसे आप उसको इंस्पेक्ट करेंगे ऑनलाइन विद इन 24 आवर जो आपका दावा है। तो 24 घंटे में तो अगर कोई आपको एक कलर कॉपी स्कैन करके किसी का नाम वहाँ चेंज करके अपना नाम डाल के आपको डॉक्यूमेंट भेज दे और आप उसको प्रोविजनल मेंबरशिप इशू कर दो, तो वो तो प्रोविजनल पे ही जहाँ उसने जो भी अप्लाई करना है कर लेगा। तो उसमें कैसे आपका ये फार्मूला फिट बैठेगा? ये ऑनलाइन वाला मेंबरशिप वाला कहाँ फिट बैठता है? चलिए नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन था इसमें कि इफ डन फॉर BPT फ्रॉम नॉन मेंबर एंड MPT फ्रॉम मेंबर कॉलेज। चलिए ये तो मैं क्लियर कर ही चुका हूँ कि मेंबर और नॉन मेंबर का क्या है। यहाँ आपने एक बात और, इस सवाल के जवाब में आपने एक बात रखी थी, आपने रखा कि जो लोग 12th साइंस से पास आउट नहीं है और BPT हैं उन लोगों को आप अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं देंगे। अब मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ कि ऐसा आज की डेट में तो कहीं हो ही नहीं रहा है। आज की डेट में ऐसा कहीं नहीं हो रहा। अगर आपको ना पता हो तो बता दूं, UGC क्लियर कर चुकी है कि BPT में एडमिशन लेने के लिए बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी इसी नोमेनक्लेचर के साथ, अब इसके अलावा जो और नोमेनक्लेचर में जो आसपास XYZ डिग्रियां चल रही हैं, बहुत कुछ फ्रॉड हो रहा है। उस पर भी बाद में आएंगे, बात करेंगे। उसके लिए तो शायद अलग से टाइम चाहिएगा, इतना वो बड़ा इशू है वो। लेकिन कोई बात नहीं, उसको बाद में एड्रेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों की डिमांड है तो मैं बताऊंगा कि इंडिया में एट प्रेजेंट कितने नोमेनक्लेचर्स में BPT की डिग्री को अवॉर्ड किया जा रहा है और वो किस तरीके से हमारे लिए वो नुकसानदेह है, कैसे वो पेशेंट के लिए नुकसानदेह है। तो उस पर बाद में डिटेल चर्चा हम करेंगे। तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि UGC ने क्लियर कर दिया है कि BPT वही लोग कर सकते हैं जो 12th साइंस है। तो इसलिए आपको ऐसा स्पेशली बोल के इसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए शायद कुछ है नहीं फिलहाल। फिर दूसरा आपने कहा कि 3 महीने के अंदर अंदर हमने इतनी सारी कमेटियाँ बनाई हैं। आपने उसमें कमेटी में ग्रीवेंस कमेटी, रिसर्च कमेटी, स्टूडेंट विंग, और बेसिकली जैसा मैंने देखा कि आपका फोकस स्टूडेंट विंग पे ज़्यादा था। बहुत अच्छी बात है, आपने कमेटियाँ बनाई है, बड़ी खुशी की बात है। और आपने जैसे पहले ही कहा कि एसोसिएशन इज़ लाइक अ पेरेंट बॉडी, एसोसिएशन इज़ लाइक अ गार्डियन। तो यहाँ मैं आपसे एक पूछना चाह रहा हूँ कि जब भी कोई मुद्दा होता है, चाहे वो किसी वेब सीरीज का मुद्दा हो, चाहे डॉक्टर एंटाइटलमेंट को लेके कोई मुद्दा हो, या अभी जस्ट रिसेंट में वेस्ट बंगाल में स्टूडेंट्स को फिजिकल जो एग्जामिनेशन में अपीयर होने के लिए रूल बनाए गए हैं जो कि टोटली गलत हैं, कोविड के इस फेज़ में ये नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है, क्या वहाँ आपने अभी तक कोई रिप्लाई किया? और इसका जवाब आप बाद में ये बोलेंगे कि ये कॉन्फिडेंशियल है, हम जवाब नहीं देंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जिन बच्चों ने आपको अप्रोच किया, आपने कहा सिंपल एक 1 वर्ड आपने आंसर भेजा कि यस आई विल फॉरवर्ड योर मैटर टू द एकेडमिक कमेटी।
लेकिन आपने फॉरवर्ड करने के बाद उनको रिवर्ट में कुछ नहीं रिप्लाई किया है, और आज कई दिन बीत जाने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ है। तो अब आप लोग सोचिए कि आप गार्डियन की तरह रोल प्ले कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही बोला ना, लोग इसीलिए तो जुड़े हैं आपसे कि यू आर एक्ट लाइक अ गार्डियन। बट अगर आप एक्ट लाइक अ गार्डियन है ही नहीं तो जुड़ने का क्या फ़ायदा आपसे। फिर आपने स्टूडेंट विंग पे आपने बड़ा अच्छा फोकस किया था। आपने कहा कि एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट का फिजियो पूरे देश में कहीं भी जा सकता है, वी कैन कम आउट विद द सॉल्यूशन, बहुत ज़्यादा बड़े इशू हैं, हम बात करके सोल्व कर सकते हैं। आपने एंटी क्वैकरी कमेटी का जिक्र किया, जिसमें आपने ये भी कहा कि बहुत से लोग MIAP लिख के अपना क्लिनिक चल रहा रहे हैं, जबकि वो गलत है। यस, आई एग्री, वो गलत है, लेकिन वो एंटी क्वैकरी कमेटी, रिसर्च कमेटी, ये तमाम कमेटियाँ बनाना बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है, बनानी चाहिए, बिना इनके काम नहीं होगा, सच में बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या ये सच में काम कर रही हैं, इस पर नज़र भी तो रखिए। और नज़र कौन रखे? जो खुद बायस्ड ना हो, जो खुद बायस्ड ना हो। जब आप बायस्ड होकर काम करेंगे तो क्या नज़र रखेंगे? आपकी तो कमेटी में भी वही लोग होंगे जो आपको पसंद है। फिर आप कहेंगे कि हम नेपोटिज्म नहीं करते हैं। चलिए उस सवाल पे भी आएंगे। आपने कहा कि IAP टीम इज़ बिलीविंग इन कोलैबोरेशन इन एंटायर कंट्री। इस वर्ड से स्पेसिफिक मुझे बड़ा, आपकी बात मुझे ज़्यादा हजम नहीं हुई, क्योंकि मुझे याद है, मुझे नाम नहीं लूँगा, उन्होंने स्पेशली एक बार ये बोला था कि या तो आप स्टेट एसोसिएशन को डिसोल्व कर दीजिए। एक मीटिंग हुई थी तमाम स्टेट के जो प्रेसिडेंट थे उनके साथ, तमाम स्टेट प्रेसिडेंट जो मुझे सुन रहे हैं उनको पता भी होगा, उस मीटिंग में साफ बोला गया था कि या तो आप स्टेट एसोसिएशन को डिसोल्व करके अपने गले में IAP का पटका पहन लीजिए, अदरवाइज हमें आप लोगों को मिटाना भी आता है। लिटरली यही शब्द इस्तेमाल किए गए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये कोलैबोरेशन की भाषा नहीं है, ये कोलैबोरेशन की भाषा नहीं है। तो आप अपने शब्दों पे गौर करें। अगर आप कोलैबोरेशन की बात करते हैं, वी आर ऑलरेडी डन इन WCPT मेंबरशिप, जॉब पोर्टल, ये आपने तमाम अपने काम गिनवाए थे। आपने IAP पोर्टल बनाया है, प्लेटफॉर्म तैयार किया है, 100 से ज़्यादा वर्कशॉप कराई हैं, बहुत सारे रिसोर्स पर्सन को जोड़ा है, 10,000 फॉलोअर हो चुके हैं आपके वुमेन्स हेल्प पेज के ऊपर। तो बहुत खुशी की बात है, जुड़िए, लोगों से जुड़िए, कौन मना कर रहा है। लेकिन ये 10,000 फॉलोअर, IAP पोर्टल, जब आप तमाम ये कहाँ कर रहे हैं? डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ही कर रहे हैं ना। तो जब बाकी लोग डिजिटल पे कुछ करते हैं तो आप लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। ये कैसे चलेगा? ये दोगली नीतियाँ क्यों रखते हैं आप लोग? आप इसको समझें, आप इसको समझें सर, आप इसको दुरुस्त करें। आपने बोला कि आप WCPT मेंबर के लिए काम करें। यहाँ मैं एक चीज़ और भी क्लियर कर दूँ, जो मेरे नए साथी मुझे सुन रहे हैं, WCPT की मेंबरशिप तो आपके पास बहुत टाइम से नहीं है, पिछले कई साल से नहीं है WCPT की मेंबरशिप। और आप लोग इतने समझदार लोग हैं, इतने पढ़े लिखे लोग हैं, फिर भी अपने सर्टिफिकेट पे आप ये लिख के दे रहे हैं लोगों को कि आप WCPT से एफिलिएटेड सर्टिफिकेट है या WCPT से एफिलिएटेड आपकी एसोसिएशन है, जबकि आपके पास एफिलिएशन उस दौरान नहीं थी, तब भी आपने सर्टिफिकेट इशू किए। अगर टेक्निकली देखा जाए तो वो तो सारे सर्टिफिकेट या तो फ्रॉड हुए या वो इलीगल हुए, क्योंकि एक मेलाफाइड इंटेंशन के साथ इशू किए गए हैं। आप उस पर WCPT ना लिख के देते, अगर आप WCPT में उस दौरान नहीं थे तो। आप टिल डेट भी WCPT में नहीं है, बट आप सर्टिफिकेट पे लिख देते हैं इजीली कि वी आर द मेंबर ऑफ WCPT। इज इट राइट और रॉन्ग? बताएं। आप इन सवालों के जवाब क्यों नहीं देते कभी आप सामने आकर? आप इंटरव्यू करते हैं, अपना ही करते हैं, अपने लोगों से करवाते हैं और उसमें अपने ही जवाब दे देते हैं। कब तक चलेगा भाई ये? स्टूडेंट मेंबरशिप पे बात करूं तो स्टूडेंट मेंबरशिप पे आपने कहा कि हम लोग बहुत जल्दी ये जो स्टूडेंट पोर्टल शुरू करेंगे, मेंबरशिप शुरू करेंगे। इसमें आपने एक बहुत कमाल की बात कही कि जो आपके एफिलिएटेड कॉलेज हैं, जो IAP से एफिलिएटेड कॉलेज हैं, उनके बच्चों से आप 200 रुपये चार्ज करेंगे, और जो आपके IAP से एफिलिएटेड कॉलेज नहीं है फिजियोथेरेपी के, उनके बच्चों से आप 500 रुपये चार्ज करेंगे फॉर द मेंबरशिप फीस। अरे बच्चों से फीस लेके क्या मिलेगा आपको? क्या मिल जाएगा आपको? उन बच्चों ने, जिन बच्चों की हार्ड अर्निंग मनी जो उनके पेरेंट्स उनको दे रहे हैं, वो पढ़ने के लिए दे रहे हैं, उनकी स्कूल फीस के लिए दे रहे हैं, उसमें से आपको मेंबरशिप फीस भी चाहिए। कौन से रूल में आपने अमेंडमेंट किया है? आपका मेमोरेंडम टोटली मेरे पास पड़ा हुआ है। आपने मेमोरेंडम को कौन सी GB मीटिंग में पास किया है जहां आपने ये स्पेसिफाई किया था कि नाउ वी आर गोइंग टू टेक स्टूडेंट मेंबरशिप? ये किस GB मीटिंग में पास हुआ है? ये नहीं हुआ है। ये आपने घर में बैठे अपने घर से पास किया और इसको मार्केट में लॉन्च कर दिया। लेकिन क्या बच्चों से पैसा लेना जस्टिफाइड है? उनको स्टूडेंट मेंबरशिप दो ना, आप फ्री ऑफ कॉस्ट दो। वो ऑलरेडी मेंबर है, वो फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में जो भी लोग आ गए हैं,
एक तो ये आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप कहते हो जब भी सवाल पूछो तो आप आईएपी का मेंबरशिप नंबर बताओ तभी सवाल पूछो। क्यों भाई? मैं कितनी बार बोल चुका हूं, जब आप एक फिजियोथेरेपी एसोसिएशन है और जब सामने वाला फिजियोथेरेपिस्ट है वो आपकी कम्युनिटी का हिस्सा है तो उसको आपसे सवाल पूछने का हक भी है। वो अलग बात है कि कुछ ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ मेंबर्स के सामने डिस्क्लोज किए जा सकते हैं, उन पर्टिकुलर सवाल के आप जवाब देने से बच सकते हैं। लेकिन यहाँ तो आप हर सवाल का जवाब देने से बच जाते हैं। इवन बच्चों को आप बताओ पैसे लेना चाह रहे हो क्योंकि आप अच्छे से समझते हो बच्चों को भावनाओं में बहलाया जा सकता है। इन बच्चों की तो बात कर रहा हूँ ना, वेस्ट बंगाल के बच्चे ही तो हैं वो। उनकी मदद में अभी तक क्यों नहीं पहुंचे आप? क्यों? क्योंकि वो आपके मेंबर नहीं है। और मैं दावा करता हूं कि अगर वो मेंबर बन भी जाएंगे, मेंबरशिप ले भी लेंगे, 200 200 500 500 आपको दे भी देंगे, तो भी आप डेफिनेटली उनकी मदद में नहीं पहुंचेंगे। क्योंकि मैं तो मेंबर हूं ना भाई, मैं तो प्रोफेशनल मेंबर हूं। आज तक मेरी मदद में कहाँ पहुंचे मुझे यही नहीं पता चला है, तो बच्चों की मदद तो क्या होगी। चलिए, उसके बाद एक सवाल ये भी था, आपसे पूछा गया था कि यू आर द ओनली इंडियन फिजियो कवर्ड ऑन स्वीडिश मैगजीन। बहुत अच्छी बात है और आपको इसके लिए ढेरों बधाइयाँ कि एक आप इंटरनेशनल मैगजीन में पहली बार उसके फ्रंट पेज पे आने वाली फिजियोथेरेपिस्ट। और सच में ये प्राउड मोमेंट है किसी भी भारतीय महिला के लिए, किसी भी भारतीय पुरुष के लिए और किसी भी भारतीय फिजियोथेरेपी चिकित्सक के लिए। लेकिन जब उस मैगजीन के अंदर भारत की बेइज्जती हो रही थी, भारत के ऊपर कटाक्ष किए जा रहे थे, इंडिया के ऊपर बहुत कुछ बोला जा रहा था, तब आपने उसको ऑब्जेक्ट तक नहीं किया। कैसे होगा ये? उल्टा जो लोग उसको ऑब्जेक्ट कर रहे थे, सीनियर प्रोफेशनल्स ने जब ऑब्जेक्ट किया कि ये गलत है, उस मैगजीन में ये सब नहीं होना चाहिए था, तो आप उल्टा डिफेंड करती नजर आई और आपने कहा कि नहीं वो उसके पर्सनल थॉट्स हैं। अरे पर्सनल थॉट हैं उसके, लेकिन वो मेरी कंट्री के बारे में है। कैसे कोई मेरे देश के बारे में गलत लिख सकता है? किन आंकड़ों की बात कर रही हैं वो? कौन से आंकड़े कहाँ से उठाए उन्होंने? किन आंकड़ों के बेसिस पे उन्होंने बोल दिया कि इंडिया में वुमेन सेफ नहीं है? अरे मैम आप चलिए देखिए, आप ये देखिए, चलिए आप तो देवी कहती हैं अपने आप को, मैं एक सिंपल सी बात बताता हूँ, सिंपल सी लेडी की बात बताता हूँ। यहाँ ये भारतवर्ष है, यहाँ औरतों को शुरू से ही पुरुषों के बराबर अधिकार रहे हैं, कभी उनको नहीं दबाया गया। यहाँ नारी की पूजा हुई है। कुछ रूढ़िवादी परंपराएं, कुछ रूढ़िवादी सोच पूरे देश को रिप्रेजेंट नहीं कर सकती। अगर कुछ लोग गलती करते हैं तो उसके लिए पूरा देश जिम्मेवार नहीं है। इसी देश में इंदिरा गांधी जैसी प्राइम मिनिस्टर रही है, वो एक महिला थी। फिर आपने एक सवाल के जवाब में आपने बात की कि आईएपी वुमेन सेल से लोगों को प्रॉब्लम है। बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, आईएपी वुमेन सेल से बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं। अच्छे काम करेगी तो किसी को क्यों प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्रॉब्लम उसके बनाने को लेकर है, उस तरीके को लेकर है जिस तरीके से वो बनाई गई है। कौन से जीबी मीटिंग में उसको पास किया गया, कौन सी अमेंडमेंट लेके आए आप अपने मेमोरेंडम में, कितने लोगों की प्रेजेंस थी। उसके बाद आपने आईएमए का एक एग्जाम्पल दिया, बड़ा अच्छा लगा आपने आईएमए का एग्जाम्पल दिया। मैं भी अक्सर देता हूँ आईएमए को बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पर रखते हैं जब हम प्रोफेशनल एसोसिएशन की बात करते हैं। आपने आज तक आईएमए के वर्क स्ट्रक्चर को अगर आपने देखा हो तो आप देखेंगे आईएमए जब भी काम करती है तो उसके स्टेट ब्रांच, डिस्ट्रिक्ट ब्रांच, सबके सेपरेट अकाउंट, सबका सब कुछ अलग चलता है। कुछ सेंट्रल सिस्टम है लेकिन वो कुछ परसेंटेज तक, अदरवाइज वो लोग अगर डिस्ट्रिक्ट में मनी कलेक्ट करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट की वेलफेयर पे खर्च करते हैं, ना कि सेंटर को पे करते हैं। और आपके यहाँ क्या हो रहा है, सारा का सारा वहाँ ऊपर पैसा भेज दो। आप बोलते हो कि वी आर गोइंग टू डिसेंट्रलाइज, वी आर ऑलरेडी डिसेंट्रलाइज। कैसा डिसेंट्रलाइज है ये जब पैसा सारा आपने ले लिया? खाली बस पोस्टर पे चिपकाने का डिसेंट्रलाइजेशन है क्या? कैसे चलेगा ये? नहीं चलेगा मैडम, नहीं चलेगा। अब आप इसको और आगे समझिए। आईएमए ने वुमेन विंग बनाई, आप बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, वुमेन विंग आपने भी बनाई, बहुत अच्छी बात। लेकिन आईएमए की जो वुमेन सेल है उसका शायद अलग लोगो नहीं है। और किसी सर्टिफिकेट पे ये भी नहीं देखेंगे कि लिखा होगा कि दिस इवेंट इज जॉइंटली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईएमए एंड आईएमए वुमेन विंग, कहीं नहीं लिखा होता। लेकिन आपके तमाम पोस्टर्स पे 2 लोगो भी हैं और लिखा भी होता है कि दिस इवेंट इज पर्टिकुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय आईएपी एंड आईएपीडब्ल्यूसी। आप जब 2 हैं ही नहीं तो 2 लिखते क्यों हैं? यू आर पार्ट ऑफ आईएपी। आपकी जो मदर बॉडी है, पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आईएपी है, तो आपको आईएपी यूज करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप 2 की तरह यूज करते हो और फिर आप बोलते हैं कि नहीं जी हम तो अलग है ही नहीं, बाइफरकेट कर ही नहीं रहे हैं। बाइफरकेट ही तो है ये।
आप आईएपी का इलेक्शन करा रहे हैं, आईएपीडब्ल्यूसी नॉन इलेक्टेड है। आईएपीडब्ल्यूसी अपने चहेतों के लिए रखी गई है, और आईएपी में भी तो खासकर चहेते ही रखे गए हैं, वो तो इलेक्शन के बाद आपको हालात दिख ही रहे हैं। चलिए, उसके बाद एक सवाल आपसे पूछा गया था कि अपग्रेडेशन कोर्सेज और वर्कशॉप के बारे में आपकी क्या राय है और लोग कैसे चूज करें। तो इसके जवाब में आपने कहा कि एजुकेशन देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, और बिल्कुल आई फुल्ली एग्री एंड अप्रिशिएट योर थॉट्स। एजुकेशन देना बिल्कुल भी गलत नहीं है, लेकिन आपने लिखा कि कोई भी अगर बीपीटी एमपीटी करके पढ़ाना चाहता है तो पढ़ाए, लेकिन उसके लिए चार्ज ना करे। अब चार्ज कौन करे, उसके जवाब में आपने बताया कि पहले वाला क्यों पढ़ाए, जस्ट फॉर हिज पैशन। लेकिन चार्ज कौन करेगा, जिसको आईएपी जल्दी ही गाइडलाइन लेके आएगी। आईएपी विल इश्यू गाइडलाइन सून फॉर रिसोर्स पर्सन्स। Those who are approved by the IAP can act as a resource person in the workshop and conferences. ऐसी गाइडलाइन लेके आएंगे आप, यानी कि अब आप बताएंगे कि कौन लोग पढ़ाएंगे और कौन लोग नहीं पढ़ाएंगे। आपको क्यों नहीं समझ आता इंडियन जुडिशरी सिस्टम, क्यों आप नहीं समझते कि जब एक बंदा, जब एक प्रोफेशनल बैचलर डिग्री करके जब वो निकलता है तो मेडिकल एजुकेशन में उसके लिए डेमोन्स्ट्रेटर की पोस्ट ऑलरेडी अवेलेबल है। उसके अलावा अगर वो मास्टर डिग्री कर लेता है तो वो लेक्चरशिप के लिए फुल्ली एलिजिबल है। देश के किसी भी हिस्से में किसी भी टॉपिक पे अगर वो उसके सिलेबस के अंडर है तो वो पढ़ा सकता है। ही इज फुल्ली सर्टिफाइड टीचर। तो अब आप ये बताने वाले कौन होते हैं कि कौन पढ़ाएंगे या कौन नहीं पढ़ाएंगे। आपने कहा कि वी विल सून डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑथोराइज्ड रिसोर्स पर्सन ऑन योर वेबसाइट। कैसे, यानी कि अब आपसे ये पर्सनल रिक्वेस्ट करेंगे कि लोग कि मैम हमें अपनी आप लिस्ट में डाल लो ताकि हम पढ़ा पाएँ। कौन सी दुनिया में जी रहे हो, लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, समझदार हो चुके हैं। वो ज़माना चला गया, पहले चल जाता था। अभी आप खुद बताओ मेरे को, आप बताओ, आप मुझे सुन रहे हो ना, आओ और लोग जो सुन रहे हो वो भी बताओ, आज की डेट में कितने नए फिजियोथेरेपी कॉलेज ऐसे हैं जो आईएपी से एफिलिएट होना चाहते हैं। इसका जवाब एक बिग नो है। बिल्कुल ना के बराबर कॉलेज आज की डेट में आईएपी से एफिलिएशन चाहते हैं, क्योंकि सबको पता चल चुका है कि आईएपी इज नॉट ऑथराइज्ड और अ लीगल बॉडी टू एफिलिएट एनी फिजियोथेरेपी कॉलेज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया। आप समझ रहे होंगे मैंने क्या कहा, क्योंकि जब यूजीसी ने अप्रूवल दिया है तो कॉलेज सर्टिफाइड है। अब उसके बाद बात इंस्पेक्शन की जो आती है तो वो काउंसिल करेगी, एसोसिएशन उसको बोल सकती है, रिक्वेस्ट कर सकती है, बट एसोसिएशन इज नॉट अ जुडिशरी बॉडी। एसोसिएशन इज ओनली अ ग्रुप ऑफ पीपल अ लाइकली माइंडेड विद द सेम थॉट प्रोसेस पीपल। तो फिर आपको रूल बनाने की ये आज़ादियाँ कहाँ से मिल जाती हैं, और आप उनको रूल कैसे कह सकते हैं। यू कैन कॉल इट एट सजेशंस, वो आप सजेशंस दे सकते हैं, गवर्नमेंट को सजेशन दे सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को सजेशन दे सकते हैं, बट रूल्स फॉर्मेशन की पावर आपके पास नहीं है। आप समझिए इस बात को। मैं भी एक एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अगर ऐसा कुछ होता तो पता नहीं अब तक कितने रूल फॉर्म कर चुके होते हम। चलिए, उसके बाद नेपोटिज्म। आपने एक बड़ा अच्छा जवाब ये दिया कि नेपोटिज्म दैट एग्जिस्ट इन आईएपी। तो आपने कहा कि रिगार्डिंग दिस वर्ड आई पर्सनली फील सुशांत सिंह राजपूत के बाद ये ट्रेंड हुआ था, और बहुत लोगों ने कोशिश भी की कि इसको ट्रेंड करने की। इसे हिंदी में बोलते हैं भाई भतीजावाद। यहाँ किसी फैमिली के बच्चे तो नहीं हैं। बहुत अच्छी हिंदी है आपकी, आपने सही मीनिंग इसका निकाला। इसको बोलते हैं भाई भतीजावाद। लेकिन भाई भतीजावाद होता है अपने ही चहेतों को प्रमोट करना, जो कि यहाँ बड़ा आम हो रहा है, बड़ा आम हो रहा है। आपको मैं बताऊं, आपकी इसी पॉलिसी के से परेशान होकर आपके जिन कमेटीज़ की आप बात करते हैं ना, आपके इवन इलेक्टेड मेंबर, हिमाचल प्रदेश के आपके इलेक्टेड मेंबर, नाम तो मैं यहाँ नहीं लूँगा लेकिन लोग साइट से चेक कर सकते हैं, उन्होंने पहले इलेक्शन जीता आईएपी का, जिसको आप डेमोक्रेटिक इलेक्शन बोलते हैं, लेकिन उनको वो डेमोक्रेसी नज़र नहीं आई। उन्होंने इलेक्शन जीता और उसके बाद रिज़ाइन कर दिया, ये कहते हुए कि आपकी पॉलिसी प्रॉपर नहीं है। हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है, हमें ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो पॉलिसी के अगेंस्ट आवाज़ उठाएं। यहाँ ना वो आईएपी के अगेंस्ट है, ना मैं आईएपी के अगेंस्ट हूँ, बट हम आपकी उन गलत पॉलिसियों के अगेंस्ट हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे, जिनको आप लोगों पर ज़बरदस्ती थोपते हैं। कौन सी कमेटी की बात कर रहे हैं आप? ठीक है। फिर नेपोटिज्म पे जब आप बोल रही थी तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई भतीजावाद तब है जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स को प्रमोट करें। तो यहाँ फैमिली की बात नहीं हो रही। नेपोटिज्म तब भी है जब आप अपने किसी चहेते
किसी अपने प्रिय, किसी अपने नज़दीकी को प्रमोट करते हैं विदाउट एनी रूल, विदाउट एनी रेगुलेशन, विदाउट एनी स्पेसिफिक क्राइटेरिया। बस उन्होंने मेंबरशिप ताज़ा ताज़ा लिया और आपने पोस्टर पे उनका फ़ोटो चिपकाया। मुझे जो लोग सुन रहे हैं पूरे स्टेट, जितने भी स्टेट से सुन रहे हैं, अपने स्टेट में वो सबको पता है, वो गौर कर लेंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो पहले आपके बारे में भला बुरा जो भी था बोलते रहते थे, लेकिन जैसे ही आपने उनको कुर्सी का लालच दिया तो वो उधर को खिसक गए और वो वहाँ आराम से कुर्सी पे बैठ के अभी मलाई खाने की कोशिश में है। लेकिन वो मलाई अब नहीं मिलेगी। वो मलाई कहाँ से आएगी? मलाई तो हमारे पैसे से आएगी ना भाई। अभी आज का बच्चा बहुत समझदार हो रखा है, वो पैसा नहीं देता जल्दी से। आप उसको कितना ही उल्लू बनाओ, उसको सब पता है कि काउंसिल क्या है, एसोसिएशन क्या है, और बेकार में कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने का नहीं। समझ में आया? चाहे वो मेरा एसोसिएशन है, चाहे आपका है, चाहे किसी और का है। जब मैंने बोल दिया ऑलरेडी 85 एसोसिएशन है फिजियोथेरेपी में, किस किस से जुड़ेगा बंदा, किस किस की मेंबरशिप लेगा। लेकिन इस स्टेटमेंट का जब आपने आंसर जब नेपोटिज्म का दिया तो आपने एक बहुत ही बेकार स्टेटमेंट, मैं यहाँ कहूँगा बहुत बेकार स्टेटमेंट आपने दी, जिसके ऊपर मुझे हाईली ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट में इसको बोलूँगा। आपने बोला कि अगर अब आप बोलो कि मोदी जी WHO का डायरेक्टर और हेल्थ मिनिस्टर राहुल गांधी को बना दें तो वो तो नहीं हो सकता, ये नेपोटिज्म तो रहेगा। आप बताएं इसमें नेपोटिज्म कहाँ है? कैसा नेपोटिज्म है ये? और दूसरा, यू आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी, यू आर जस्ट एन प्रोफेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। कैसी शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं आप? आप क्यों भूल जाते हैं कि बहुत सारे स्टेट में कांग्रेस के भी जो अच्छे लीडर्स हैं उन्होंने आपको सपोर्ट किया है। इवन मैं हरियाणा की बात करूं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक्स CM, वो खुद कांग्रेस से हैं और उन्होंने हरियाणा में फिजियोथेरेपी काउंसिल के मैटर में हमें फुल सपोर्ट किया है। और ये बात मैं बिल्कुल ओपनली बोल रहा हूँ। मैंने एक देखा था, किसी और स्टेट का था, वहाँ दिग्विजय सिंह वो आए, उन्होंने अनशन को ख़त्म करवाया, लोगों को आश्वासन दिया काउंसिल के लिए। तो हम पॉलिटिकल लोग नहीं हैं। हाँ, जब हम किसी पॉलिटिकल, अभी मैं तो खुद चुनाव लड़ चुका हूँ ना, मुझसे पूछिए ना आप, मैं आपसे ज़्यादा बेहतर बताऊँगा इस मुद्दे में। जब हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो हमें उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी को फॉलो करना होता है और हम उसको फॉलो करते हैं, शायद इसीलिए उसको ज्वाइन करते हैं। लेकिन वहाँ भी शब्दों की अपनी मर्यादा होती है। आपने यहाँ इस स्टेटमेंट से क्या साबित, क्या करना चाह रहे हैं आप? क्या बताना चाह रहे हैं? क्या यहाँ मोदी का जिक्र आ गया? क्या यहाँ राहुल गांधी का जिक्र आ गया? कहाँ से आए ये जिक्र? कहाँ से उठा के ले आते हो ये भारी भरकम शब्द? और अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी का इतना शौक है तो IAP में आप इसको पॉलिटिकल पार्टी की तरह डिक्लेयर कर दो। आपके पास 5000 लोग हैं, आप खुद बोलते हो 50,000 की स्ट्रेंथ है, 2 लाख आप बोलते हो कि फ्यूचर में आपको करना है, तो ये तो बहुत बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। इलेक्शन लड़ो, काउंसिल के लिए मारामारी ही नहीं रहेगी। आप तमाम सीटों से अपने कैंडिडेट उतारो। मैं तो पहले भी बोल चुका हूँ ना, हर स्टेट से, हर डिस्ट्रिक्ट, जितनी भी अपनी विधानसभा की सीट है, तमाम लोगों को, फिजियोथेरेपिस्टों को इलेक्शन लड़ाओ आप लोग IAP के बैनर से। बहुत पैसा है आपके पास, आपने खुद एक पिछली स्टेटमेंट में दिया है, काफ़ी पैसा है, उसी पैसे को इस्तेमाल करो। इलेक्शन के लिए बोलो, हम लोग लड़ेंगे और जितने ज़्यादा आपके MLA चुन के जाएंगे तो जाहिर सी बात है, हो सकता है आप देश में सरकार ही बना लो। क्या यार बच्चों वाली बात करते हो? क्यों उल्लू बनाते हो लोगों को? क्यों भड़काते हो? क्यों ये राष्ट्रीयवाद, ये क्यों पार्टीबाजी, क्या 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 करना चाह रहे हो आप? सिंपल सी बात है, BJP अपनी जगह सही है, कांग्रेस अपनी जगह सही है। ना सारी पॉलिसियाँ उनकी सही हो सकती, ना सारी पॉलिसियाँ उनकी सही हो सकती, ना सारे लीडर एक पार्टी के सही हो सकते। तमाम आदमी अपने टैलेंट से, अपने काम से जाना जाता है। आप भी अगर अपना काम करेंगे तो अपने काम से जानी जाएंगी, ना कि इस तरह की वाहियात स्टेटमेंट से। चलिए, फिर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट कैन बी द एडवांटेज एंड प्रिविलेजेस टू बी एन IAP मेंबर। आपने कहा कि आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, तो ऐसी स्ट्रेंथ मैंने अभी तक, सच में बताऊं, मैं बहुत सालों से मेंबर हूं, मैंने नहीं देखी है। अभी भी इस उम्मीद पे हूं कि शायद आगे स्ट्रेंथ मिलेगी। और फिर आपने यहाँ एक बात और कहा कि इसी सवाल का जवाब देते हुए कि हमारे प्रोटेस्ट में लोग क्यों नहीं आते, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट स्ट्रेंथ नहीं है, हम स्टूडेंट विंग बनाएंगे। तो एक बात बताओ, आप प्रोटेस्ट के लिए स्टूडेंट को जोड़ना चाह रहे हो क्या? अरे उनको पढ़ने क्यों नहीं देते? क्यों उनके कैरियर के पीछे हाथ धो के पड़े हो भाई? उनको पढ़ने दो, आप लड़ो ना उनके हकों की लड़ाई। उनसे क्यों लड़वाना चाह रहे हो? 1955 से, 1955 से आप एसोसिएशन रन कर रहे हो, तो आप लड़ो ना। इतने सीनियर लोग हो, इतना पैसा, इतनी मेंबरशिप, इन बच्चों से क्या फैसला कराना चाह रहे हो आप? इनका सीधा सा एक ही मतलब है कि इन बच्चों से मेंबरशिप फीस ली जाए और अपना पैसा इकट्ठा कर लिया जाए, बस इतना ही।
इससे ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपका कुछ इससे बड़ा इसमें कोई ब्रॉड विज़न है। खैर, मेरी अपनी आइडियोलॉजी है, हो सकता है कुछ आपका हो, तो अच्छी बात है, वी अप्रिशिएट। चलिए, उसके बाद आपने मेंबरशिप प्लानिंग, नेक्स्ट लेवल ज्वाइनिंग, उसने नेपोटिज्म पे आपने कहा कि हमने पोल भी कराया। वो पोल कहाँ कराया मुझे नहीं पता चला, और आपने उस पोल का एक मेरे साथी ने फेसबुक पर रिजल्ट भी शो किया था, उसमें लिखा हुआ था कि नेपोटिज्म ना के बराबर है। तो मैं बता दूं कि इस वीडियो के बाद मैं फेसबुक पे ये पोल जरूर कराना चाहूँगा, और जो भी मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो साथी बताएं कि क्या इस संगठन की पॉलिसियाँ दुरुस्त हैं, क्या इसमें सच में नेपोटिज्म नहीं है, आपको लगता है। और उस पोल में क्योंकि नाम क्योंकि ओपनली होते ही नहीं, तो बेफिक्र रहें, खुल के अपना व्यू रखें, इस बात से ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे। तो आप मौज लें और अपना आराम से बताएं, और शायद वो पोल हम मेरे उन साथियों को भी भिजवाएं जिनको लगता है कि उन्होंने पोल किया है। शायद उनका पोल कहीं ना कहीं लीक हो गया है, या कहीं ना कहीं उन्होंने घर बैठ के अपने लोगों के बीच कर लिया है। तो फेसबुक पे करेंगे ओपनली, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आपने कहा कि हम लोग फेसबुक और व्हाट्सएप पे काम नहीं करते, हम लोग ग्राउंड में काम करते हैं। तो यहाँ मुझे लगता है कि आप बिल्कुल ही अलग बातें कर रहे हैं, क्योंकि आपकी तमाम कमेटियाँ सारी पोस्टर शक्ल में, सारे के पोस्टर्स फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही ट्रैवल हो रहे हैं। आपके तमाम रूल रेगुलेशन, तमाम जितनी भी आपकी स्टेटमेंट है, इवन आप जो भी करते हैं वो आप फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही तो करते हैं। लेकिन जब कोई दूसरा वहाँ करता है तो आप कहते हैं कि नहीं, वो प्रोफेशन को डिग्रेड कर रहा है। ये स्टैंडर्डाइजेशन क्राइटेरिया लाते कहाँ से हो? जब आप करो तो सब बढ़िया है, जब कोई और कर रहा है तो वो डिग्रेड कर रहा है। कमाल हो गया। अरे ओपन प्लेटफॉर्म है, बात रखने के लिए है, अवेयरनेस फैलाने के लिए है। आपने आईएपी मेंबरशिप की सेल लगाना था, स्टूडेंट्स को ये बताने की कोशिश करना था कि आईएपी मेंबरशिप कितना ज़रूरी है, फटाफट जुड़ जाओ नहीं तो तुम पीछे रह जाओगे। तो आपने किसका सहारा लिया? सोशल प्लेटफॉर्म का, एक यूट्यूब चैनल का। लेकिन जब दूसरा कोई यही बात करता है, अपने विचार रखता है, लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करता है, तो आप क्या कहते हैं? द पीपल क्रिएटिंग नेगेटिविटी। आप उनको अपोजिशन काउंट कर लेते हो। भैया, अगर हम अपोजिशन में होते तो हम आपके ऊपर इतना टाइम वेस्ट ना करते। आप समझिए, हमें आईएपी से प्यार है, आईएपी की नीतियों से, सिर्फ नीतियों से थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम है जो कि गलत हो रही है, वरना तो बहुत प्यार है। एक नेशनल संगठन अगर मजबूत बनेगा तो सबसे ज़्यादा खुशी उस देश के फिजियोथेरेपिस्टों को होगी। लेकिन कैसी मजबूती है जब 50,000 मेंबर में से 1844 लोग इलेक्शन में आते हैं? ये मजबूती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ, अगर मैं 50,000 लोगों के सिर्फ नाम आपसे पूछ लूँ ना, सिर्फ नाम, मुझे वो भी नहीं मिलेंगे। दावे के साथ कहता हूँ, सिर्फ नाम, नंबर की भी बात नहीं कह रहा। तो कहाँ हैं वो मेंबर? आप कह रहे हैं कि ऐसे नेगेटिव लोगों को ब्लॉक कर दें, उनको सुने ही ना। वो मोनेटाइजेशन के लिए ये सब कर रहे हैं। इतनी अनोखी सोच लेके कहाँ से आते हो? आपको मोनेटाइजेशन वर्ड तो पता चल गया, बट आपको पता मोनेटाइजेशन के बाद होता क्या है? बहुत सारे लाखों में व्यू जब आते हैं तब जाके कुछ डॉलर किसी को मिलते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट के पास इतना वेला टाइम मेरे ख्याल नहीं है कि वो सिर्फ मोनेटाइजेशन के लिए इस प्लेटफॉर्म का सहारा लेगा। इस प्लेटफॉर्म का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है ताकि अपनी बात को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाया जा सके, उनसे जुड़ा जा सके। आप खुद एक तरफ बोलते हैं कि वी आर बिलीविंग ऑन ग्राउंड रियलिटी, बिलीविंग ऑन ग्राउंड वर्क, नॉट ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, और अगले ही पल में आप स्टेटमेंट देते हैं कि काइंडली सब्सक्राइब आवर डैश 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 यूट्यूब चैनल डैश 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 फेसबुक पेज। या तो आप डिजिटल को बढ़ावा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या तो आप पोर्टल को अच्छा बता रहे हो नहीं बता रहे हो। डिसाइड कर लो भाई, सोच के बोलो, बोलना क्या है, सोच के बोलो, ठीक है ना? क्योंकि आप लास्ट में यही तो रिक्वेस्ट कर दे कि काइंडली सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। तो अब मोटा मोटी तमाम आपके सवालों के जो जवाब मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग इनसे भी एग्री होंगे। ये उम्मीद नहीं करता कि सारे के सारे लोग मुझसे एग्री हों, हो भी नहीं सकता। हम भगवान नहीं हैं जो सबको सेटिस्फाई कर सके, लेकिन हाँ, हम इंसान हैं, और इंसान होने के नाते हमारा फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कुछ हमें आसपास अपने गलत होता नज़र आए तो हम आवाज़ उठाएं। यहाँ एक छोटी सी बात मैं उन प्रोफेशनल्स के लिए भी कहना चाहूँगा जो फेसबुक पर आवाज़ तो उठाते हैं, बट या तो शायरी के अंदाज़ में, या कविताओं के अंदाज़ में, या व्यंग के अंदाज़ में वो अपना दर्द रख तो रहे हैं वहाँ, लेकिन अंदाज़ बदल कर। तो दोस्तों, ऐसे अंदाज़ बदलने से ज़्यादा कुछ होगा नहीं। अगर आप बदलाव लेके आना चाहते हैं तो सीधा लोगों से जुड़िए, सीधा मुद्दे की बात, सीधी बात, नो बकवास।
उसको जब सीधा आप रखेंगे लोगों के बीच, तो लोगों को ये पता चलेगा कि कितनी बड़े स्तर पर गड़बड़ फैलाई जा रही है, कितने बड़े स्तर पर लूट की सीधी सीधी ये कोशिश है। तो वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपको अपना अगुआ मानेंगे। लीडर कोई बोलने से लीडर नहीं होता है, लीडर वो है जिसके पीछे लोग खुद ब खुद चलते हैं। गांधी इसीलिए गांधी थे क्योंकि उनके पीछे देश चला था। भगत सिंह इसीलिए भगत सिंह थे क्योंकि लोग आज भी उनकी फिलॉसफी को फॉलो करते हैं। तो तमाम इतने बड़े लीडर्स हिंदुस्तान में पैदा हुए हैं, एक से बढ़ के एक। लेकिन आप देख लेना, वो तमाम वो लोग थे जिन्होंने किसी के तलवे नहीं चाटे, जिन्होंने बात रखी, सीधे तौर पे रखी, ये परवाह ना करते हुए रखी कि हमारे जीवन के साथ क्या होगा। उन्होंने दिशा दी हमें। तो यही कोशिश आप लोगों को भी करने की ज़रूरत है। सीधी बात रखिए ना। आप मुझसे फ़ोन पे बात करेंगे, मुझे आप बता सकते हैं कि क्या गलत हो रहा है, तो क्यों ना आप वो बात पब्लिक के बीच रखें। जब हम तमाम लोग अपने आने वाली पीढ़ियों को बताएंगे कि कितना गलत हो रहा है, तो वो पीढ़ियां हमें अप्रिशिएट करेंगी। गलतियां की हैं, गलतियां हुई हैं तो स्वीकार भी करें। हम भगवान नहीं हैं, हम भी गलतियां करते हैं, मैं भी करता हूं। इवन मैंने भी बहुत सारी गलती अपने जीवन में की होंगी, लेकिन उनसे सीखा भी होगा। अगर मैं वो बात रखूंगा ही नहीं तो वो बात आगे बढ़ेगी कैसे। तो दोस्तों, उन बातों को सीधी रखें, मेरी आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है। और जिस तरह का ये लूट का एक पूरा प्रपोजल बनाया जा रहा है, बिना जीबी मीटिंग के बॉडी बन जाती है, उनके अलग लोगो बन जाते हैं, अलग मेंबरशिप फीस बन जाती है, स्टूडेंट इवन मेंबरशिप ले लेते हैं। अरे एक बात बताओ ना, जीबी मीटिंग में करते क्या हो? वहाँ तो कोई ऐसी चीज़ पास ही नहीं करते आप लोग। बस अपना आप पास कर लेते हो, अपना आप फैसला सुना देते हो। खुद ही राजा हो, खुद ही प्रजा हो। 1844 वोट पूरे देश से आते हैं, 50,000 का दावा करते हो, मेजॉरिटी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन की बात करते हो, WCPT के आगे बात रखने की बात करते हो, और उसी का लोगो फर्जी तरीके से अपने सर्टिफिकेट पे यूज करते हो। कहाँ हो? Who are you? Where are you actually? समझिए आप। We are not against IAP or any wing of IAP. अच्छे लोग भी हैं, बट क्या नीतियां सही हैं? बट क्या पॉलिसी आर करेक्ट और नॉट? सवाल ये है। और ये सवाल जब तक आप लोग सारे मिलके नहीं उठाएंगे, तब तक ये सवाल यूं ही रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं आएगा, और ऐसे ही लोगों को रोज बेवकूफ़ बनाया जाता रहेगा। दोस्तों, आपका प्रोफेशन है, आपकी सोच इसको बचाने की होगी, तभी ये प्रोफेशन आपके लिए फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज कुछ नहीं होगा। सब कुछ टैग से नहीं चलता। यू आर नॉट अ लीगल अथॉरिटी। एसोसिएशन इज जस्ट एन अ ग्रुप ऑफ अ लाइकली माइंडेड पीपल। आई होप थोड़ा सा वीडियो ये लंबा हुआ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे लोगों के माइंड में क्लैरिटी आई होगी। और ख़ासकर जो इस तरह से मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये लोग आजकल अडॉप्ट करना शुरू कर चुके हैं, बेचारे नए स्टूडेंट्स को उल्लू बनाने के लिए, उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए, उनको इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। शायद वो स्टूडेंट भी समझे, वो स्टूडेंट भी जाने, क्योंकि हम सिर्फ जागरूकता फैला सकते हैं। किसी को लीगली ना तो कहीं जुड़ने से रोक सकते हैं, और ना किसी को लीगली फोर्सफुली किसी को कहीं जोड़ सकते हैं। एसोसिएशन से जुड़ना या ना जुड़ना टोटली आपका पर्सपेक्टिव है। काउंसिल कंपलसरी है, काउंसिल लीगल बॉडी है, उससे जुड़ना ही पड़ेगा। एसोसिएशन आपकी चॉइस पर है, आप जुड़ना चाहें जुड़ें, एक परिवार है, अच्छा लगता है माने, ना लगता है ना माने। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ इजाज़त चाहूँगा। कमेंट में आपका अगर कोई और भी क्वेरी या कोई सजेशन है तो आप दे सकते हैं, और कोशिश यही रहेगी कि जब तक आप तमाम लोगों का साथ है तो इस तरह की बातें जो भी हमें गलत पॉलिसियाँ लगेंगी तो इनको उठाते रहेंगे। वीडियो लंबी बेशक हो गई है, लेकिन उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ सिखाएगी, खासकर उन लोगों को जिनको शायद अभी तक ये समझ ही नहीं आ रहा कि ये देश में चल क्या रहा है। सवाल जायज़ हैं, प्रूफ के साथ हैं, कोशिश कीजिएगा आप भी उठाएं, सामने वाले से पूछना सीखें, ताकि आपको पता तो चले कि वो जवाब में आपको देता क्या है, जवाब या सिर्फ एक मीठी गोली। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ अलविदा। जय हिंद, जय फिजियोथेरेपी दोस्त।